तो स्टूडेंट्स आज हमने करना है सेल वाले चैप्टर का बी पार्ट, दैट इज सेल डिवीजन। हमने सेल के बारे में पढ़ लिया कि सेल जो है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है पहले वो डिवाइड होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया, उसमें क्रोमेटिड्स होते हैं, दीज आर क्रोमेटिड्स। और इसके सेंटर में होता है सेंट्रोमियर। ये हमने सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा है। अब सेल जो है, एक सेल जो है कुछ टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब उसने अपनी प्रॉपर ग्रोथ कर ली होती है, उसके बाद ये सेल जो है वो डिवाइड करता है। क्यों डिवाइड करता है? कि डिवाइड करने के लिए जो है 3 कारण है सेल के। एक तो है हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाना। जब हम पैदा होते हैं वी आर जस्ट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, 50 सेंटीमीटर हम लंबे होते हैं। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, अब हम लोग 5 फीट 6 फीट इतनी हाइट जो है वो अटेन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के हर एक सेल ने क्या की है? ग्रोथ की है, सेल ने ग्रो किया है। ठीक है। दूसरा, सेल डिवीजन की क्या जरूरत है? सेल डिवीजन की जरूरत है फॉर रिपेयर। आपकी चोट लग जाता है कभी कभी जिसे, और वहां पर उतनी पार्ट की स्किन जो है वो निकल जाती है, ना भी निकले कुछ भी चोट लगी, मतलब स्किन पे कोई ना कोई नुकसान हुआ उसको। ठीक है। तो वो वहां पर हम देखते हैं कि वूंड बन जाता है, क्लॉटिंग होती है, वूंड बन जाता है, और कुछ दिनों बाद वहां पर सेम हमारी स्किन जैसी नई स्किन आ जाती है। कहीं भी चोट लगे, ये चोट तो वो हो गई या ये वूंड्स वो हो गए जो हमें बाहर से दिखते हैं। हमारी बॉडी के अंदर डेली करीब 3.5 करोड़ सेल्स जो है वो डेड होते हैं और उनकी जगह लेने नए सेल्स आते हैं। सेल्स तो उतने ही चाहिए हमें फंक्शन करने के लिए, तो अगर पिछले सेल्स खत्म होते हैं तो नए उसको रिप्लेस करने आ जाते हैं, दैट इज ड्यू टू रिपेयर। तो ये रिपेयर करने के लिए भी हमें सेल को जो है डिवाइड करना जरूरी है, सेल डिवीजन जो है वो जरूरी है। और थर्ड है फॉर द रिप्लेसमेंट। ओल्ड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए भी जरूरी है कि कोई भी ओल्ड सेल है उसको रिप्लेस करने के लिए भी हमें जो है सेल को डिवाइड करवाना, हमारे सेल को डिवाइड करना जो है वो जरूरी है। ठीक है। और फोर्थ रीजन है दैट इज रिप्रोडक्शन। वानी, आप बीच में ये क्या कर रहे हो? एनोनेटिंग आप कर रहे हो, व्हाई? वानी, आई एम आस्किंग यू। ये रेड कलर से Yes, ma'am. I'm sorry. Yes, ma'am. आई कैन सी कि कौन ये काम कर रहा है, मैं पहले से ऑन कर लेती हूँ। डोंट Yes, यू ma'am. एवर डू दैट। और एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि आप ऐसा काम करोगे। ठीक है। जस्ट डोंट कंसीडर मी लाइक यूर स्कूल टीचर्स। ठीक है। आई एम मोर स्मार्टर देन यू, और मुझे गुस्सा भी बहुत आता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। इस तरह की न्यूसेंस और इनडिसिप्लिन हरकतें मैं नहीं बर्दाश्त करती। बातें करो, ओपन रहो, दैट्स फाइन, फ्रेंडली रहो, लेकिन विद इन योर लिमिट्स। डोंट यू डेयर टू डू दैट अगेन। रिप्रोडक्शन, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड तो यू कैन एग्जिट द क्लास, लेकिन ऐसे काम मेरी क्लास में नहीं होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। की जो भी सेल है उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए भी जो है डिवाइड करने की जरूरत है। अगर मान लो रिप्रोडक्शन नहीं करता, एक ही सेल रहता है, ये एक सेल बना, बॉडी के अंदर एक ही सेल है, इसकी एक लाइफ होगी। जैसे हमने सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ा है कि आरबीसी की लाइफ कितनी होती है? इट्स 120 डेज। तो 120 डेज के बाद जो सेल है आरबीसी वो खत्म हो जाएंगे। ऐसा करते करते एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन वी आर लेफ्ट विद नो आरबीसी, जब हमारे पास कोई आरबीसी नहीं होगा। और आरबीसी नहीं होगा तो ना ही ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी और ना ही हमारी बॉडी जो है वो फंक्शन कर पाएगी प्रॉपर। ठीक है। तो
अगर आरबीसीज जो है वो डिवाइड नहीं करें, नए नहीं बनेंगे, नए सेल्स नहीं बनेंगे, रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे. रिप्रोडक्शन मीन्स द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द ऑर्गेनिज्म और द सेल सिमिलर टू द पेरेंट. अपने जैसा ही और ऑर्गेनिज्म या अपने जैसा ही और सेल बनाना, ये प्रोसेस भी रिप्रोडक्शन की वजह से ही होता है. ठीक है. रिप्रोडक्शन के लिए बेसिकली जो डिवीजन चाहिए दैट इज क्वाइट डिफरेंट, और उस डिवीजन को हम बोलते हैं मियोसिस. रिपेयर के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए जो डिवीजन है दैट इज माइटोसिस. अब ये माइटोसिस मियोसिस का कंसेप्ट समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स कितने हैं. तो ह्यूमन बींग्स के अंदर दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, हमने पढ़े. एक होते हैं ऑटोसोम्स और दूसरे होते हैं हमने पढ़े सेक्स क्रोमोसोम्स. ठीक है. ऑटोसोम्स जो हैं वो होते हैं 22 पेयर या 44, और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ये होते हैं 1 पेयर और ओनली 2 क्रोमोसोम्स. तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 46 क्रोमोसोम्स. जो 44 क्रोमोसोम्स हैं ये मेल में और फीमेल में सेम होते हैं. चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उनके अंदर ये क्रोमोसोम्स तो सेम होंगे. डिफरेंस क्या होता है मेल और फीमेल में? दैट लाइज इन सेक्स क्रोमोसोम्स. अगर मेल है तो ये सेक्स दो क्रोमोसोम्स क्या होंगे? वन विल बी एक्स एंड अनदर विल बी वाई. और अगर कोई फीमेल है तो ये क्रोमोसोम्स क्या होंगे? एक्स एंड एक्स, दोनों एक जैसे होंगे. ठीक है. अब जिसके अंदर टोटल जो 46 के 46 जिस सेल के अंदर क्रोमोसोम है उस सेल को हम क्या बोलते हैं? वो सेल क्या है? डिप्लॉइड. डिप्लॉइड मींस व्हिच हैज डबल द सेट ऑफ क्रोमोसोम. दो सेट है यानी कि 23 पेयर है. और डिप्लॉइड को डिनोट करने के लिए हम क्या लिखते हैं? एन. एन स्टैंड्स फॉर द प्लॉइडी. प्लॉइडी मींस कितने सेट हैं क्रोमोसोम के. ह्यूमन बींग्स के पास कितने सेट हैं? 2 सेट्स हैं. तो हमारी प्लॉइडी क्या है? डिप्लॉइड. डबल नंबर दैट इज डिप्लॉइड. तो 2n लिखकर हम इसको डिनोट करते हैं डिप्लॉइड. ठीक है. अब ये तो होगी बात हमारे जो क्रोमोसोम्स की. अब जो फर्स्ट टाइप की डिवीजन है दैट इज माइटोसिस, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी ग्रोथ होती है, रिप्लेसमेंट होती है, रिपेयर होती है, उन सब के लिए फर्स्ट टाइप की डिवीजन यूज होती है दैट इज माइटोसिस. माइटोसिस में क्या होता है? सेल, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर है 46 क्रोमोसोम्स. माइटोसिस में जब सेल डिवाइड करता है तो वो एक से दो सेल्स में अपने आप को बदल लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं. एक से दो सेल्स बन जाते हैं. और दोनों ही सेल्स के क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46. 46 क्रोमोसोम्स वाले सेल ने डिवाइड किया और दोनों के पास बराबर ही क्रोमोसोम डिवाइड हो जाते हैं. कैसे होते हैं ये मैं आपको प्रोसेस में अभी बताती हूँ. लेकिन जो सेकंड टाइप की डिवीजन है मियोसिस, वो हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही जगह होती है. कहाँ पर? ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन. गैमीट्स के बनने के टाइम पर मियोसिस होती है. अगर आपसे पूछा जाए बॉडी के अंदर माइटोसिस कहाँ हो रही है? एवरी पार्ट, हर पार्ट में, एक्सेप्ट मेल के अंदर जो स्पर्म बन रहे हैं वो भी मियोसिस से बनेंगे, और फीमेल्स के अंदर जो ओवम बन रहा है वो भी मियोसिस से ही बनेगा. स्पर्म और ओवम क्या होते हैं? दे आर द गैमीट्स. अब इनमें मियोसिस क्यों होती है? थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं मियोसिस डिवीजन का. मियोसिस में भी जो सेल्स स्पर्म बनाते हैं या ओवम बनाते हैं वो सेल्स भी 46 क्रोमोसोम वाले ही होते हैं. ठीक है. लेकिन रिजल्टेंट सेल्स कितने बनते हैं इससे? 4 सेल्स. मियोसिस के एंड पे एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं, और चारों के चारों सेल्स के पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? 23, यानी कि हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर जो है इट गेट्स हाफ हो जाता है. क्यों हाफ हो जाता है क्रोमोसोम्स का नंबर? क्योंकि स्पर्म और ओवम बनाने हैं. देखो हमारे
जो क्रोमोसोम नंबर कितना है 46, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स जिसमें होंगे हमारे जैसे, वो पर्सन या वो ऑर्गेनिज्म जो है वो ह्यूमन बीइंग कहलाएगा। ठीक है। अब एक ह्यूमन बीइंग कैसे बनता है? एक ह्यूमन बीइंग बनता है एक स्पर्म और एक ओवम को मिलाकर एक नया ह्यूमन बीइंग बनता है। ठीक है। ह्यूमन बीइंग के अंदर टोटल क्रोमोसोम 46 होने चाहिए। इसका मतलब 23 स्पर्म से और 23 ओवम से क्रोमोसोम्स आने चाहिए। 50% कॉन्ट्रीब्यूशन फादर की होती है हमारी बॉडी के अंदर और 50% कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी मदर की होती है। तो दोनों को मिलाकर 46 क्रोमोसोम वाला ह्यूमन बीइंग। अगर मियोसिस ना होती स्पर्म और ओवम के बनने के टाइम पर, क्योंकि मियोसिस हो रही है इसीलिए स्पर्म और ओवम के क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? हाफ, 23। अगर मियोसिस नहीं हो रही होती तो क्या होता? स्पर्म के भी क्रोमोसोम्स 46, ओवम के भी क्रोमोसोम्स 46, दोनों को मिलाकर एक जो नया बेबी बना, अब उसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता? 92। तो क्या ये 92 क्रोमोसोम वाला जो ऑर्गेनिज्म है क्या वो ह्यूमन होता? नो। अगर ऐसा होता तो एवरीथिंग वुड बी डबल। 2 सिर होते, 4 हाथ होते, 4 पैर होते, 4 आंखें होती, तो वो ह्यूमन बीइंग तो नहीं कहलाता। ठीक है। तो स्पर्म और ओवम का मिलना दैट इज रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन का पर्पस क्या है? अपने जैसे ही ऑर्गेनिजम्स को बनाना। अपने जैसे क्यों बनाना? ताकि हमारे प्लैनेट पर हमारी एग्जिस्टेंस बनी रहे। पहले इंसान कैसे बने, कहां से आए, ये अभी भी मिस्ट्री है। लेकिन जितने भी बने अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करते तो एक ना एक दिन मर जाते और पूरी अर्थ से ह्यूमन बींग्स का नामो निशान खत्म हो जाता। क्योंकि रिप्रोडक्शन हो रही है, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए आज अर्थ पर इतने सारे ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है। और अपने जैसे ह्यूमन बींग क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मेल के अंदर स्पर्म जो है उसमें जो स्पर्म की फॉर्मेशन है वो भी मियोसिस से हो रही है, और जो ओवम की फॉर्मेशन है वो भी मियोसिस से ही हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई मॉन्स्टर्स यानी कि कोई राक्षस या सुपर ह्यूमंस कुछ ऐसी चीज बन जाती जिसके अंदर 92 क्रोमोसोम्स होते। अब ये बात, इतना कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर है या कोई डाउट्स हैं तो मुझे बताओ। क्लियर है इतना कंसेप्ट? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉपरली ये डिविजन्स होती कैसे है। 2 तरह की सेल डिवीजन। सबसे पहले हम लेंगे माइटोसिस। ये दोनों ही टॉपिक्स दे आर डैम इम्पोर्टेंट। ठीक है। पूरे पूरे इनके जो है डायग्राम्स के बीच में आपको जैसे वो क्वेरी डाल देंगे कि व्हाट इज दिस पार्ट या विच स्टेज इज दिस, तो आपको इसको अच्छे से करना बहुत जरूरी है और इस पे क्वेश्चन जरूर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसीडर होता है बायोलॉजी का, डिवीजन, सेल डिवीजन। माइटोसिस क्या है? ऐसी सेल डिवीजन जिससे कि सेल जो है वो ग्रोथ करता है अपनी और डेवलपमेंट करता है। सेल की ग्रोथ और डेवलपमेंट किसकी वजह से होती है? माइटोसिस डिवीजन की वजह से। ठीक है। माइटोसिस जो है मतलब क्या है इसका? कि एक थ्रेड लाइक जो है क्रोमेटिन मटेरियल है। सेल के अंदर न्यूक्लियस जो हमने पढ़ा, डीएनए, इस तरह से क्रोमेटिन मटेरियल एक उलझे हुए धागे, एक थ्रेड की फॉर्म में होता है, दैट इज माइटोसिस। माइटोस मींस अ थ्रेड, एक धागा। और वो धागा किस तरह से अपने आप को डिवाइड करता है, किस तरह से और ऑर्गेनिज्म को बना देता है एक, दैट इज ऑल अबाउट माइटोसिस। तो माइटोसिस को स्टडी करने के लिए हम इसको 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड इज साइटोकाइनेसिस। कैरियन का मतलब होता है ग्रीक में, कैरियन मींस न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मींस डिवीजन। तो सबसे पहले सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करता है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है सेल का न्यूक्लियस, और उसके बाद जो ये साइटोप्लाज्म है सेल का, फिर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और फाइनली सेल जो है ये 2 सेल्स में डिवाइड हो गया। तो साइटोकिनेसिस मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का डिवाइड करना साइटोकिनेसिस और न्यूक्लियस का डिवाइड करना इज कैरियोकिनेसिस।
कैरियोकिनेसिस को फर्दर हम कुछ स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेज प्रोफेज, 4 स्टेजेस में ये डिवाइड होता है। सेकंड इज मेटाफेज, थर्ड इज एनाफेज, एंड फोर्थ इज टेलोफेज। स्टेप बाय स्टेप न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है इन सब स्टेजेस में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोफेज। लेकिन प्रोफेज में जाने से पहले भी एक स्टेज होती है, दैट इज आई फेज। जैसे आपके घर में गेस्ट आने हैं, तो आप गेस्ट ने अगर 1 घंटा भी आना है, 2 घंटे आपके पास डिनर के लिए लगाएंगे, आप जो है आप देखते हैं अपनी मदर्स को वो सुबह से लगी होती है उसकी तैयारी करने, है ना। जितनी देर गेस्ट ने रुकना भी नहीं होता, उससे कई घंटे ज्यादा तैयारी तो हम घर पे सुबह से स्टार्ट कर देते हैं। सिमिलरली सेल भी ऐसा करता है। सेल डिवीजन से पहले माइटोसिस या मियोसिस, कोई भी सेल डिवीजन करनी हो, उससे पहले सेल अपनी प्रेपरेशन करता है, और उसके प्रेपरेशन के पीरियड को हम बोलते हैं आई फेज। आई मींस इंटरफेज। इंटरफेज में जो है लगभग मैक्सिमम टाइम एक हमारा बॉडी का सेल जो है वो हर 24 घंटे में एक बार डिवाइड करता है। तो 24 में से 23 घंटे तो इंटरफेज में ही लग जाते हैं, और जो एक्चुअल डिवीजन है वो सिर्फ 1 घंटे में ही हो जाती है। तो ज्यादा टाइम जो है वो सेल की डिवीजन की तैयारी में बीती है, और वो तैयारी कैसे होती है, बाय इंटरफेज, ठीक है। इंटरफेज में सेल क्या करता है, ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। सपोज कर लो ये डीएनए की अमाउंट 1 ग्राम है। ग्राम्स में डीएनए की अमाउंट नहीं होती, सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि ग्राम्स आपका नोन यूनिट है, आप जानते हो ग्राम्स क्या होता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। 1 ग्राम डीएनए है। सबसे पहले क्या होता है, डीएनए अपने आप को डबल कर लेता है, यानी कि अब ये डीएनए कितना हो जाता है, 2 ग्राम। हमारे बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ डीएनए ही एक ऐसी चीज है जो अपनी जेरोक्स कॉपी बना सकती है, अपने आप को रेप्लिकेट कर सकती है, अपना रेप्लिका बना सकती है। तो डीएनए जो है वो 1 ग्राम से 2 ग्राम उसकी अमाउंट हो जाती है, वो रेप्लिकेट हो जाता है। हमने पढ़ा उसकी रेप्लिकेशन कैसे होती है, इस तरह से कॉइल्ड होता है, स्ट्रक्चर पढ़ा हमने डीएनए का, इसकी कॉइलिंग खुलती है, इसके जैसा एक स्ट्रैंड, इसके जैसा एक स्ट्रैंड, तो ये प्रोसेस डीएनए कर लेता है रेप्लिकेशन। अब डीएनए डबल हो गया, ठीक है। 1 ग्राम जो है डीएनए से अभी कितना हो गया है, इट इज नाउ 2 ग्राम्स, 2 ग्राम डीएनए हो गया। अब ये जो 2 ग्राम डीएनए है, इसने क्या करा, इसने रेशो को डिस्टर्ब कर दिया। हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की एक रेशो जो है वो फिक्स होती है, कि मान लो न्यूक्लियस के अंदर जो भी सामान है अगर वो 1 ग्राम है सपोज कर लो, तो साइटोप्लाज्म में वो सामान कितना होना चाहिए, 2 ग्राम। अब हमारा जो न्यूक्लियस था इस सेल का, उसके अंदर डीएनए कितना था, 1 ग्राम, ठीक है, और साइटोप्लाज्म कितना, 2 ग्राम। लेकिन अब डीएनए ने तो अपने आप को डबल कर लिया है, यानी कि अब ये रेशो क्या हो गई, 2:2, मींस 1:1। रेशो क्या चाहिए थी, 1:2। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की रेशो सेल में कितनी होनी चाहिए, 1:2। ये भी मैं फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, हर सेल के लिए रेशो भी डिफरेंट है। अगर ये रेशो चाहिए लेकिन डीएनए तो अब डबल हो गया, तो ये रेशो डिस्टर्ब हो गई। जब ये रेशो डिस्टर्ब होती है तब सेल की एक मजबूरी बन जाती है कि उसको डिवाइड करना पड़ता है। क्या डिवाइड करना पड़ता है, डीएनए को। डीएनए जो किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर है ये बात, इंटरफेस समझ आ गया आपको, सेल की क्या प्रिपरेशन होती है, डीएनए को डबल कर लेना, ठीक है। और जैसे ही डीएनए डबल तो रेशो डिस्टर्ब, अब सेल को डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो अब सेल डिवाइड करने के लिए क्या करेगा, जो मैंने आपको स्टेजेस बताई हैं। अगर सेल हमारी बॉडी का कोई भी सेल है एक्सेप्ट स्पर्म और ओवम बनाने वाले सेल्स को छोड़कर, पूरी बॉडी, चाहे आपके हेयर है, चाहे आपकी स्किन है, चाहे आपके अंदर कोई चोट लगी है, चाहे आपके सेल्स टूट फूट गए हैं, नए बनाने हैं,
कुछ भी करना है तो सेल कौन सी डिवीजन करेगा, माइटोसिस। ठीक है, इंटरफेस तो पहले होगी जो मैंने बताया 24 घंटे में ह्यूमन बींग्स का एक सेल डिवाइड कर जाता है, 1 से 2 में बदल जाता है। ठीक है, और वो 2 में जो सेल बदलता है वो क्यों बदलता है, क्योंकि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की रेशो डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि डीएनए डबल हो जाता है इन आई फेज, इंटरफेज। फिर आती है एम फेज। एम फेज मींस माइटोसिस और मियोसिस, वो डिपेंड करता है कि कौन सा सेल है। तो अगर हमारी बॉडी का सेल है तो वो फर्स्ट फेज अंडरगो करेगा, दैट इज प्रोफेज। अब ये सेल एंटर करेगा इनटू प्रोफेज। इंटरफेज में सेल कैसा था, इंटरफेज में सेल जो है वो इस तरह से डीएनए उसके अंदर एक धागे की फॉर्म है और बाकी सारे ऑर्गेनेलिज्म। सो दिस इज न्यूक्लियस। जो डीएनए इस तरह से उलझा पड़ा है दैट इज नोन एज क्रोमेटिन मटेरियल, मींस ऐसा रॉ मटेरियल जिससे कि क्रोमोसोम्स बनेंगे। दिस इज न्यूक्लियोलस एंड दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर बाकी सारी जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी सेल की ऑर्गेनेल्स हैं वो सब पड़ी हैं। डीएनए यानी कि क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, अब ये डबल हो चुका है। ये सब क्या हो गया, आई फेज में, इंटरफेज में। तो अब प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में जो ये सेल है इसके अंदर का जो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो ये डीएनए पड़ा था इसकी कॉम्पैक्शन स्टार्ट हो जाती है। क्रोमेटिन मटेरियल की क्या होती है, कॉम्पैक्शन। ये कॉम्पैक्ट होने लगता है, अपने आप को श्रिंक करने लगता है, एक जगह पे इकट्ठा होने लग जाता है सारा डीएनए। ठीक है, और दूसरा काम क्या होता है, सेल की एक ऑर्गेनेली होती है दैट इज सेंट्रियोल। एनिमल सेल के अंदर होते हैं सेंट्रियोल्स। तो ये जो सेंट्रियोल्स हैं दो होते हैं नंबर में। एक सेंट्रियोल सेल के एक तरफ चला जाता है और दूसरा सेंट्रियोल सेल के दूसरे पोल, ऑपोजिट पोल की तरफ चलता है। दोनों अलग अलग एंड्स पे पहुंच जाते हैं, चाहे वो यहाँ से यहाँ हो चाहे वो यहाँ से यहाँ हो। तो दोनों तरफ जो है सेंट्रियोल जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्रोमोसोम्स जो है उनकी कॉम्पैक्शन साथ साथ में चल रही है और क्रोमोसोम्स जो है वो बन के तैयार हो रही है इन द प्रोफेज। ठीक है, अब जब ये क्रोमोसोम्स बनकर तैयार हो जाएंगे, कुछ कुछ क्रोमोसोम्स जैसे दिखने लगेंगे, तो फाइनली ये हमें कुछ इस तरह से दिखेंगे। ठीक है, अभी ये प्रॉपर अपनी शेप में नहीं आए हैं, प्रोफेज में प्रॉपर शेप में नहीं है, मेटाफेज में अपनी प्रॉपर शेप में आएंगे, लेकिन ये हमें कुछ कुछ क्रोमोसोम्स जैसे दिखने लग जाते हैं, इस तरह के बन जाते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं जो अपने, इसको हम बोलेंगे ये एक क्रोमोसोम है और ये इसका हमने पढ़ा था दिस इज सेंट्रोमियर, मींस सेंटर में एक कंस्ट्रिक्शन है। ठीक है, और ये जो इसके दो लिम्स हैं, ये एक ये दूसरा, ये क्या है, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स। दो सिस्टर क्रोमेटिड्स मिलाकर क्या बना है, एक क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसके जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेंट्रोमियर की तरफ से अपने आप को दो अटैच कर लेते हैं। डीएनए ये पड़ा था, इसकी कॉम्पैक्शन हुई, ये इस तरह से कॉम्पैक्ट हुआ, एक क्रोमेटिड बना, दूसरा भी और एक थ्रेड इस तरह से कॉम्पैक्ट हुआ, दूसरा बना। अब ये दोनों ये सेंट्रोमियर वाली जगह से ज्वाइन हो गए, तो ये इस तरह का एक क्रोमोसोम हमें दिखने लग जाएगा, प्रोफेज में अभी स्टार्ट हो जाएगा। साथ के साथ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये थोड़ी थोड़ी डिसअपियर होने लग जाएगी। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें ऐसी दिखेगी, डिसइंटीग्रेट, टूट जाएगी, खत्म होने लग जाएगी। जो न्यूक्लियोलस था यहाँ पर प्रोमिनेंट था, अब ये थोड़ा लाइट हो जाएगा, ये भी डिसअपियर होने लग जाएगा। और भी सेल के अंदर जितनी ऑर्गेनेल्स थी वो सब डिसअपियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी इन द प्रोफेज। ठीक है, पहले सेल ने तैयारी की इंटरफेज में, अपने डीएनए को डबल कर लिया। डीएनए जो कि क्रोमेटिन मटेरियल एक उलझे हुए धागे की तरह पड़ा है न्यूक्लियस के अंदर, उसकी कॉम्पैक्शन हुई, उसने सिस्टर क्रोमेटिड्स बनाए। सिस्टर क्रोमेटिड्स सेंटर में सेंट्रोमियर से जुड़कर क्या बन गए, क्रोमोसोम। ठीक है, उसके साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गई, न्यूक्लियोलस खत्म होना शुरू हो गया और सेल के बाकी सभी ऑर्गेनेल्स खत्म होने स्टार्ट हो गए। दिस हैपेंस इन प्रोफेज।
ठीक है, आया समझ, क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं आया तो Yes, यू ma'am. कैन रेज योर हैंड। ठीक है, एक चीज और होती है प्रोफेज में, जो ये सेंट्रियोल्स हमने देखे थे, मैंने आपको बताया था सेंट्रियोल्स दोनों जो है वो ऑपोजिट पोल की तरफ जो मूव कर गए थे, इन सेंट्रियोल्स के साथ कुछ फिलामेंट्स यूं जुड़ने लग जाते हैं लाइक दिस। जैसे जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म होती है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म होती है और ये एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल तक कुछ थ्रेड्स जो है वो जुड़ने लग जाते हैं, जो ऑलरेडी सेल के अंदर ही प्रेजेंट थे। ठीक है, तो इनकी वजह से यहाँ पर जो है दो सेंट्रियोल्स के बीच में इस तरह से एक स्पिंडल शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं स्पिंडल एपरेटस। स्पिंडल क्या शेप होती है, दोनों ही कॉर्नर से जो कि नैरो हो और सेंटर से जो चीज ब्रॉड हो, दिस इज स्पिंडल शेप। इस तरह से ये धागे अपने आप को ज्वाइन करवाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और ये क्या बन जाता है, स्पिंडल एपरेटस। अब जो ये क्रोमोसोम्स हैं नेक्स्ट फेज में आते हैं, दैट इज मेटाफेज। सेकेंड फेज में एंटर करते हैं माइटोसिस के, दैट इज मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि ये सेल है, इसके अंदर ये स्पिंडल बन गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस अब पूरी तरह से डिसअपियर हो गया। अब हम सेल में अलग से न्यूक्लियस कुछ नहीं कह सकते। सेंटर में हमारे पास क्या है पड़ा, यहाँ पर स्पिंडल अपरेटस, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को इस स्पिंडल अपरेटस के ऊपर अटैच कर लेते हैं। क्रोमोसोम्स ने भी अब अपनी प्रॉपर शेप ले ली है, प्रॉपर साइज अटेन कर लिया। अगर हमने क्रोमोसोम्स को स्टडी करना होता है तो हम मेटाफेज में करते हैं, क्योंकि दे आर एट देयर बेस्ट शेप, हम उनको प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं। तो अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, हमने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में पढ़ा था, इसमें क्रोमेटिड्स होते हैं, सेंटर में सेंट्रोमियर होता है, पिछला चैप्टर भी साथ में ही रिवाइज हो रहा है। ठीक है, और इसके साथ में एक हुक लगा हुआ होता है जिसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हमारी कबर्ड्स के अंदर एक रॉड लगी हुई होती है और हैंगर के पास जो है एक हुक होता है, जिससे कि वो इसके ऊपर मूव कर सकते हैं इसको हम, और इससे टंगा हुआ होता है। ऐसे ही काइनेटोकोर में भी, जो काइनेटोकोर क्या है, वो एक हुक है क्रोमोसोम का, जिसकी वजह से वो स्पिंडल के ये जो फाइबर्स हैं, जो धागे हैं, इनके ऊपर टंगे हुए होते हैं। अब ये ऊपर नीचे आसानी से इस हुक के थ्रू जो है ये मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, फाइनली ये क्रोमोसोम्स मेटाफेज में अपनी प्रॉपर शेप लेकर, स्पिंडल बनाकर, बाकी सारी ऑर्गेनेलिज खत्म हो जाती हैं। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये अपने आप को, जहां पर इसका इक्वेटर मतलब सेंटर होगा ना इस स्पिंडल का, ये सेंटर हो गया, तो यहाँ पर ये अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। ये क्रोमोसोम्स अब यहाँ पर सेंटर में यूं इकट्ठे हो जाते हैं। कितने क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स। इतने हम दिखा नहीं सकते, तो एट ए टाइम 2 या 3 आप दिखाओ। अगर आप मेटाफेज में 2 क्रोमोसोम बना रहे हो तो एंड तक 2 क्रोमोसोम्स ही आपने दिखाने। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक क्रोमोसोम और ले लेते हैं अपनी डायग्राम को बैलेंस करने के लिए। 3 से शुरू हुए थे तो हम 3 को ही कंसीडर करेंगे। अब ये तीनों क्रोमोसोम्स जो हैं ऐसे ही 46 होते हैं, हम सिर्फ 3 दिखा रहे हैं डायग्राम में। ये अपने आप को स्पिंडल के इक्वेटर पर इकट्ठा कर लेते हैं, और जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक प्लेट बनी हुई है। तो इस प्लेट को हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेज में बनने वाली प्लेट। सारे क्रोमोसोम सेंटर में इकट्ठे होकर ऐसे लगता है कि सेंटर में एक प्लेट पड़ी है, कुछ हार्ड स्ट्रक्चर पड़े, तो दैट इज मेटाफेजिक प्लेट। ये इवेंट्स होते हैं इन द मेटाफेज। ठीक है, देन कम्स एनाफेज। थर्ड स्टेज आती है एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं इनको जो अटैच किया हुआ है सेंट्रोमियर सेंटर से, ठीक है, वो सेंट्रोमियर इन क्रोमोसोम्स को तोड़ देता है। तोड़कर जो है, अब ये यहाँ से, जैसे ये दिस इज द क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है, तो ये सेंटर में से यहाँ इधर से ऐसे कट हो जाता है, एक सिस्टर क्रोमेटिड इधर और एक सिस्टर क्रोमेटिड इधर की ओर हो जाता है। ठीक है, तो अब ये जो सेंटर में पड़े थे सारे क्रोमोसोम्स ये कट हो गए, तो एक सिस्टर क्रोमेटिड इधर
और एक जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो इस तरह से, ये क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स के स्प्लिट होने के बाद अब ये मूव करना शुरू कर देते हैं। आधे जो क्रोमेटिड्स हैं ये ऊपर की ओर एक सेंट्रियोल की तरफ, और आधे जो क्रोमेटिड्स हैं वो नीचे के दूसरे तरफ के सेंट्रियोल की ओर मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और इसी के साथ ही यहाँ पर एक फरो क्या होता है, एक गड्ढा बनना शुरू हो जाता है। सपोज ये एक सेल है तो इसके बीच में ऐसे गड्ढा, एक दरार सी आ जाएगी दोनों तरफ से। तो ये दरार क्या है, इसको दो में डिवाइड करेगी फाइनली। अभी ये शुरू हुई है एनाफेज में, टीलोफेज में जाकर ये इस तरह से पूरी होगी, और ये ऊपर वाला एक सेल, नीचे वाला एक सेल, आधे क्रोमेटिड्स इसके पास, आधे क्रोमेटिड्स इसके पास। ठीक है, दिस इज एनाफेज। और फिर फाइनली लास्ट स्टेज आती है, दैट इज टीलोफेज, फोर्थ स्टेज ऑफ माइटोसिस, दैट इज टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, अगर ये बेटा डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप इसको जरा फिर से कनेक्ट कर लेना क्लास को, है ना। आई थिंक 4.5 मिनट्स आर लेफ्ट, तो इसको फिर से आप रीजॉइन कर लेना क्लास। ठीक है, अब टीलोफेज में हमें ये सेल कैसा दिखेगा, इसमें ये फरो मतलब ये दरार बन गई, क्योंकि इसने दो में डिवाइड होना है। ठीक है, जो चीजें इंटरफेज में गायब हुई थी, क्या क्या गायब हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये वापस आ गई, दोनों के पास अलग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोनों के पास अब अपना न्यूक्लियोलस हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है, जो क्रोमेटिड्स जो आधे आधे बटे थे वो फिर से अब थ्रेड लाइक क्रोमेटिन मटेरियल में बदल जाते हैं। ठीक है, और अब इसके बाद फाइनली जो है साइटोकिनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होता है, और ये एक से दो सेल की है। अब इस सेल के पास भी क्रोमेटिन मटेरियल, अपना न्यूक्लियोलस और सारे ऑर्गेनेल्स हैं, और इस वाले सेल के पास एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए हैं ये, और इसके पास भी अपना क्रोमेटिन मटेरियल और अपना न्यूक्लियोलस। ठीक है, क्लियर है माइटोसिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब किसी के Yes, दिमाग ma'am. में ये बात नहीं आई कि स्टार्टिंग में सेल के पास एक न्यूक्लियोलस था, अब ये दो कहां से आ गए, ये सेल ऑर्गेनेल, सेल मेम्ब्रेन सब कुछ एक था, डबल कैसे हो गया? डबल कैसे हुआ? ड्यू टू डीएनए। हमारी बॉडी के अंदर डीएनए जब डबल होता है सेल के अंदर, तो वो डीएनए ही आगे चलकर क्या बनाता है, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स मतलब सेल का हर एक पार्ट, ये सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट है, एवरीथिंग इज क्या है, वो प्रोटीन। जो किसने बनाया है? डीएनए ने। डीएनए पहले कितना था? 1 ग्राम, अब कितना हो गया? 2 ग्राम। दोनों में 1-1 ग्राम बांट दिया गया, और उस डीएनए ने दोनों को ही नए प्रोटीन्स यानी कि नए स्ट्रक्चर्स बनाकर दे दिए। एक तो पहले ही थे, एक और बनाकर दे दिए, तो दोनों में इक्वल सारी चीजें डिवाइड हो गई। ठीक है, दिस इज हाउ कैरियोकाइनेसिस अकर। कैरियोकाइनेसिस मैंने आपको बताया, न्यूक्लियस की डिवीजन। फिर होती है साइटोकाइनेसिस, ये साइटोप्लाज्म की डिवीजन। लेकिन ये प्लांट सेल जो साइटोकाइनेसिस है, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंट होती है। जब एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होती है, तो एनिमल सेल के अंदर जो ये फरो है, ये साइड से बननी शुरू होती है, जो मैंने आपको ये दिखाया, पेरिफ्री से। पेरिफ्री मतलब बॉर्डर से, पहले यहाँ से जो है डिवीजन स्टार्ट होती है फरो बननी, साइड से। और अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं, तो प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर। पहले सेंटर में से गड्ढा होता है, दो में डिवाइड होता है, और फिर ये इस तरह से दोनों तरफ मूव कर जाती है, और ये दोनों सेल्स पर डिटैच हो जाते हैं और दो सेल्स में बंद हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है साइटोकिनेसिस प्लांट सेल और एनिमल सेल की। एनिमल सेल की बाहर से अंदर की ओर डिवीजन स्टार्ट होती है साइटोप्लाज्म की, और प्लांट सेल की अंदर से बाहर की ओर स्टार्ट होती है डिवीजन। ठीक है, दिस इज माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस में क्या हो रहा है, एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। एक मिनट, अपनी आईडी से ज्वाइन करोगे, मेरी आईडी से? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास का ना आपको भी मैं लिंक भेजूंगी, सर भेजेंगे लिंक, उससे आप, अच्छा आपको लिंक सेंड कर दिया है। ठीक है, उस लिंक पे आप ज्वाइन कर लेना साथ के साथ। ठीक है, हमने माइटोसिस करी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज।
प्रोफेज में क्या हो रहा है, प्रोफेज में क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्ट हो रहे थे, ठीक है, और स्पिंडल अपरेटस बनना स्टार्ट हो गया, ऑर्गेनेलिस डिसअपीयर होनी शुरू हो गई, ठीक है। मेटाफेज में क्या हुआ, मेटाफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम्स ने अपनी प्रॉपर शेप ले ली, सेंटर में आ गए और क्या बना दी, मेटाफेजिक प्लेट। एनाफेज में क्रोमेटिड्स अलग हो गए, क्रोमोसोम क्रोमेटिड में बदल गया, आधे ऊपर आधे नीचे, एंड फाइनली टीलोफेज में क्या हुआ है, पूरी तरह से दोनों को अपने अपने जो सारे ऑर्गेनेली मिल गए, दोनों के पास अपना अपना डीएनए हो गया और फिर साइटोप्लाज्म में डिवाइड कर लिया। अगर प्लांट सेल है तो सेंटर से बाहर की ओर, एनिमल सेल है तो बाहर से पेरिफेरी से सेंटर की ओर वो डिवाइड कर लिया। तो इस तरह से 46 क्रोमोसोम वाला सेल दो 46 क्रोमोसोम वाले ही सेल्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। आज इसको अच्छे से स्टडी करना, कल मियोसिस करूंगी प्लस इसके डाउट्स साथ में।